देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत ज़्यादा आजकल बहस हो रही है कि मीडिया अपना किरदार क्या ठीक अदा कर रहा है और मीडिया को अपना किरदार किस तरह अदा करना चाहिए। ये बहस सोशल मीडिया पे भी जारी है और अदालतों के अंदर भी जो केसेस चल रहे हैं उनको प्रोग्रामों की जीनत बनाने पर भी आज पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है कि जो अदालत के अंदर मामलात हैं आप उनको डिस्कस नहीं कर सकते, ज़ेरे बहस नहीं ला सकते, प्रोग्राम का मौजू नहीं बना सकते या डिस्कस नहीं कर सकते। ये अभी डिस्टिंक्शन जो है हम चाहेंगे कि अपने प्रोग्राम के वसातत से क्रिएट करें कि जो बहस करना है वो पैराया क्या है और उसके ऊपर कमेंट करना है वो पैराया क्या है, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा देखा है कि अदालतों के केसेस जब समात होती है तो ख़ुद सियासतदान अगर उनके अंदर इन्वॉल्व हों तो वो पोडियम पे जाके कैमरों के सामने जाके बहुत सारी अदालत के केसेस के हवाले से बात करते हैं। जब पनामा केस की हेयरिंग होती रही है उसमें दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपना अपना नुक्ता नज़र जो है वो लोगों तक पहुंचाते रहे हैं और वो नुक्ता नज़र स्ट्रिक्टली या खालिसतन अदालत के अंदर होने वाली समात के हवाले से होता था। मुस्लिम लीग नून कहती थी कि आज का दिन हमारा दिन है, आज अदालत ने ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं और इस वजह से ये केस हमने आज जीत लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि आज ये मामलात ज़ेरे गौर आए थे और ये दिन हमारा था, ये हमने देखा है। दूसरी मिसाल हम इस हवाले से, क्योंकि आज हमने डिस्कस ये करना है कि मीडिया जो प्रोग्राम के हवाले से अदालती प्रोसीडिंग्स के हवाले से मामलात उठाता है उसका पैराया क्या होना चाहिए, तो मैं मिसाल पनामा की देना चाहूँगा कि पनामा के अंदर तमाम तर टीवी चैनल्स जो हैं वो उस मुकदमे की तशहीर बहस व मुबासा समेत जो है करते रहे हैं और कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर तो एविडेंस के हवाले से भी बात होती रही है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ साहब जो ARY के सीनियर एंकर हैं उनको बुला के उनकी सरजनिश की और उनसे कहा कि आपने ये किसके कहने के ऊपर प्रोग्राम किया, जब उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के उस एफिडेविट के हवाले से बात की जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरी मुल्क से बाहर कोई जायदाद नहीं है और कोई अकाउंट नहीं है। आज ये भी मुनासिब समझूंगा यहाँ पे कहना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आसिफ अली जरदारी साहब का वो एफिडेविट जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनकी मुल्क से बाहर कोई जायदाद नहीं है, रिजेक्ट कर दिया है और उनको कहा है कि वाज़े तौर पे दूसरा एक बयान हल्फी आप दायर कीजिए। उसके साथ साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मोहम्मद कयूम साहब के पिछले 10 साला असासों के हवाले से भी मालूमात तलब की हैं। जब ज़ैनब कत्ल केस अदालत के अंदर होता है और मीडिया उसके ऊपर तमाम तर बातें करता है और एविडेंस के हवाले से भी बातें करता है और एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के हवाले से भी बातें करते हैं कि हमने आज ये बहस की और ये बहस की, वो किस पैराए में आएगा। जब अदालत खुद हामिद मीर केस के अंदर एक कमेटी बनाती है और सहाफ़ियों को कहती है कि आप ये मामलात देखिए, वो किस पैराए के अंदर बात की जाती है। सियासी जो नेचर है केसेस की, आप उसको कानूनी उसकी जहत से किस तरह अलहदा कर पाएंगे, उसकी सियासी जहत किस तरह अलहदा कर पाएंगे। एक ये मामला भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा ख्याल है तवज्जो तलब है, उस हवाले से भी आज हम बात करना चाहते हैं। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं कैपिटल TV से, बहुत शुक्रिया आपका उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साथ हमारे मतियुल्लाह जान साहब एंकर पर्सन मौजूद हैं, आज अदालत के अंदर भी मौजूद थे, जो कार्रवाई सारी हुई वो भी आज इन्होंने देखी। उसके बाद पैमरा का नोटिस भी आया जिसमें तमाम तर टीवी चैनल्स को कहा गया है कि आइंदा से आप केसेस को ज़ेरे बहस नहीं लेकर आएंगे। मतियुल्लाह जान साहब, क्योंकि आज आप अदालत के अंदर मौजूद थे, हम जानना चाहेंगे, हम ये प्रोग्राम की वसातत से बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि हम जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं उनको रिपोर्ट तो ज़रूर करेंगे, उनके मामलात में तशरीह हम ज़रूर चाहेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे
कि उसमें जो एविडेंस है उसको डिस्कस किया जाए या कमेंट किया जाए। तो ये हमारी कोशिश जरूर होगी। मामला क्योंकि बहुत अहम है, क्योंकि तमाम मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से है और अदालती कार्रवाइयों के हवाले से है, इसलिए हम जानना चाहेंगे मतीउल्लाह जान साहब आपसे कि आज आप जब अदालत के अंदर मौजूद थे तो असल मामला क्या था और अदालत ने कहा क्या था, कि वो जरा सामने आ जाए, फिर जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। जी, फैसल कुछ देर में ताख़ीर से अदालत में पहुंचा, मगर उस वक्त ये बहस हो रही थी और अरशद शरीफ रोस्टम पर मौजूद थे कि उन्होंने एविडेंस को डिस्कस किया और मुझे ये तासुर मिला मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके साथी जजों के रिमार्क से कि अरशद शरीफ ने एविडेंस को ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि कुछ ऐसी जजमेंट्स भी देने की कोशिश की जिससे बराह रास्त जो हैं वो फ़रीक जो ख़ासकर पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी हैं उनका जो हक है फेयर ट्रायल का वो मुतासर होता था। तो ये एक हकीकत है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो फेयर ट्रायल है उसमें मीडिया की भी हदूद और क़यूद ज़रूर मौजूद हैं कि वो इस तरीके से विटनेसेस को ना तो हरासा करें अपनी नई नई ख़बरों से, ना ही एविडेंस को इस तरह पेश करें कि उसको एक ख़ास सिमत की तरफ ले जाया जाए और अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। ये तो नहीं होना चाहिए। मगर मैंने खसूसी तौर पर फिर ये प्रोग्राम भी देखा है अरशद शरीफ का और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको तौहीन अदालत का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया है केस पर असरअंदाज होने की, और अब पैमरा की तरफ से भी ARY को नोटिस मिल गया है, तो मैंने अरशद शरीफ का प्रोग्राम देखने के बाद मैं समझता हूँ कि शायद अरशद शरीफ उस हद तक नहीं गए थे कि जहाँ पे फेयर ट्रायल मुतासर होता या एविडेंस जो हैं उनको एक ख़ास रंग में पेश किया जाता। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त अच्छा आई एम टेम्प्टेड मतीउल्लाह जान साहब, ये जो आप अभी अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी इख्तियार कर गया है, तमाम तर चैनल्स को उन्होंने डायरेक्टिव्स पैमरा ने इशू कर दिए हैं और कहा कि आप डिस्कस नहीं कर, जब आप अपनी राय दे रहे हैं केस के हवाले से, तो क्या आप सबजुडिस केस के हवाले से प्रेजुडिस कर रहे हैं आप जो केस है, या आपकी राय जो है वो मीडिया के हवाले से है और आपकी अपनी राय जो है वो केस को मुतासिर नहीं करती? देखिए फैसल, मैंने जो प्रोग्राम देखा है मैंने नहीं देखा कि अरशद शरीफ ने कोई राय दी है किसी के बारे में। उसने सवाल किए हैं और तवातर से सवाल किए हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग राय देने के लिए बुलाए गए थे वो कोई आम सियासतदान नहीं थे या कोई खुदा न खास्ता अनपढ़े लोग नहीं थे, तीनों वकील थे और बड़े सीनियर मंजे हुए वकील थे और उन्होंने बड़े ही कानून के दायरे में रह के अपने कमेंट्स दिए हैं, अपनी राय दिए हैं। और अगर कोई तौहीन अदालत हुई भी थी तो फिर उन तीनों वकला को भी नोटिस जारी होना चाहिए था कि उन्होंने ये खास, और जो पैमरा ने नोटिस जारी किया है उसमें भी वाज़ेह नहीं किया गया कि अरशद शरीफ के कौन से सवाल से या उन मेहमानों के कौन सी राय से जो है वो एविडेंस की गलत तशरीह की गई है या केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे नहीं होना चाहिए था और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट की सतह पर ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि उनके केस के बारे में प्रोग्राम नहीं होना चाहिए तो जो सुबह से सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान अपने रिमार्क्स दे रहे होते हैं केस के बारे में, तो वो भी मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बराह रास्त मुतासर करते हैं फेयर ट्रायल का। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए मैं आपके पास दोबारा, क्योंकि ये मामला देखिए रिपोर्ट करने में, केस के हकायक रिपोर्ट करने में और अपना ओपिनियन देने में फर्क है। अगर जज साहिबान ओपिनियन नहीं दिया गया, अच्छा ठीक, मैं इस नुक्ते पर दोबारा आपके पास आता हूं। उस्मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा बुखारी साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। उस्मा बुखारी साहिबा, आज जो मौजूद जेर बहस आ रहा है वो पैमरा की तरफ से वो रेगुलेशन या नोटिफिकेशन है जिसमें कहा गया है कि अदालती कार्रवाई जो है केसेस की वो जेरे बहस, डिस्कशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं होगी। और मैं अपने प्रोग्राम से ये दोबारा बताना चाहता हूं लोगों को कि क्योंकि मीडिया इन्वॉल्व हो रहा है, हम जानना चाहते हैं कि वो क्या पैराया होगा जिसमें हम अदालती कार्रवाई के ऊपर बहस मुबाहसा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम लोगों को बता रहे होंगे, क्योंकि जर्नलिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग का भी मौजूद है, जिसके अंदर तशरीह के मामलात होते हैं, लोगों तक बाहम मालूमात पहुंचाने के मालूमात होती हैं। तो जब हमने देखा कि पनामा केस के अंदर तमाम टीवी चैनल्स रिपोर्ट करते रहे तमाम चीजें, अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक हमें वो उस तरह रिपोर्ट नहीं कर सकते। हाउ डू यू फील अबाउट इट? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि आपने खुद ही बहुत कुछ कह दिया जो शायद मैं कहना चाहती थी।
देखिए कानून और इंसाफ जो है वो हर एक के लिए एक ही जैसा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक कानून और एक असूल जो है वो एक पार्टी के लिए और हो और दूसरी पार्टी के लिए और हो। आपने दुरुस्त कहा, और आपको याद होगा कि पनामा के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जारी थी, हमने रिक्वेस्ट की थी पनामा के बेंच से कि जी बराए मेहरबानी ये जो बाहर होता है इसको खत्म कर दिया जाए। ये आपने कहा, अदालत से बाकायदा रिक्वेस्ट की आपने? जी बिल्कुल रिक्वेस्ट किया, और उसको जो है एंटरटेन नहीं किया गया। उन्होंने कहा जी हम राइट से नहीं कर सकते लोगों को जो उनको जानने का हक है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इस केस में क्या हो गया। इस केस में आवाम को जानने का हक क्यों नहीं होना चाहिए जो हक पनामा में था। और ये अभी जो बिल्कुल दुरुस्त किया मतीउल्लाह जान साहब ने कि आखिर पता तो चले कि ऐसी कौन सी बात बहुत नागवार गुजरी है और ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर हमें कोई इंटरप्रेट कर दे, हमें बता दे, समझा दे कि इस मुल्क में वैसे ही मैं समझती हूँ कि हर एक की बाउंड्रीज और लाइंस डिटरमिन्ड होनी चाहिए। वो कोई भी इदारा हो, वो कोई भी काम कर रहा हो इंसान, उसकी अपनी बाउंड्री लाइन डिफाइन होनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत जगहों पे नहीं है। तो इसलिए जब उस वक्त हमारे, आपको याद होगा, सर्कल्स बना बना कर हमारे लीडरान की शक्लों के ऊपर और फिर उनके ऊपर फ्लो चार्ट पता नहीं कौन कौन से बनाए गए, फिर वो उसके ऊपर खुद ही एक इन्वेस्टिगेशन किस्म की जर्नलिज्म हुई और कहां से ये तमाम चीजें निकाल के लाएगी, जिसको बाद में जब केस सुना जा रहा था तब की बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल तब की बात कर रही हूँ जब वो पकौड़े वाले कागज कहा गया। इवन किताबें जो उस इशू के ऊपर जो पुराने जमाने में 90s के दौर में जो उन फ्लैट्स के बारे में की गई थी, उन किताबों तक को जो है पेश किया गया। एक तरफ वो रद्दी के कागज थे और उनमें पकौड़े जो है वो बेचे जाने थे, और उसके बाद उन्हीं के ऊपर जो है वो GIT भी बनी, और उसके बाद जो आज तक हुआ वो भी आप देख रहे हैं। और अब एहतसाब कोर्ट के अंदर जो हो रहा है कि एहतसाब कोर्ट के अंदर क्या जो प्रोसीडिंग हो रही है उसके ऊपर जानने का हक नहीं है लोगों के, वहां क्या हो रहा है। 3-3 किलोमीटर दूर जो है वो जर्नलिस्ट को रोक दिया जाता है, कैमरे लेके आप नहीं जा सकते, आप वहां पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। और मुझे अफसोस ये है कि मीडिया का एक बड़ा सेगमेंट जो है इस बारे में बात नहीं कर रहा। और आज एक और बड़ी एस्टोनिशिंग बात है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि आप जैसे कम से कम जर्नलिस्ट को बोलना चाहिए। जो ये आज वजीर इत्तलात साहब ने फरमाया है कि वो पैमरा को भी खत्म कर रहे हैं, वो पाकिस्तान जो प्रेस काउंसिल है उसे भी खत्म कर रहे हैं, और वो अपनी कोई बॉडी ला रहे हैं और ज़ाब्ता इखलाक ला रहे हैं। ये कहाँ होता है पाकिस्तान में? आज तक कहाँ हुआ? जो भी जमहूरी हुकूमत आई उसने हमेशा जो आपके इदारे हैं, जो सहाफती इदारे हैं, उनको ये राइट दिया कि वो अपने लिए ज़ाब्ता इखलाक बनाए और वो। लेकिन ये बात, इसको इतना डिक्टोरियल तरीके से करना और कहना कि हम सब खत्म कर रहे हैं और अपनी मर्जी का, और ये कवानीन जो है हर कानून की, देखिए इस मुल्क में एक कानून की 3 इंटरप्रिटेशन हुई हैं। एक इसी पनामा केस के अंदर एक इंटरप्रिटेशन हुई सादिक और अमीन जिसपे कहा गया, एक इंटरप्रिटेशन जहांगीर तरीन के केस में हुई, और फिर तीसरी इंटरप्रिटेशन इमरान खान के केस में हुई। तीनों केसेस कहीं ना कहीं एक ही तरह के थे, ऑफशोर कंपनियों के बारे में थे। उनकी जो कहीं जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कहा गया, या जो हम पे कहा गया कि जहाँ पे तनख्वाह बनती थी और नहीं ली, जो आज तक पता नहीं चला हमें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत वो एसेट बनता ही नहीं था, जो तनख्वाह हो वो अनडिक्लेयर्ड एसेट नहीं होता जो आपने तनख्वाह ली नहीं। आपने इमरान खान साहब के केस के अंदर जो है वो बिल्कुल एक अलहदा जो है वो आया कि कोई बात नहीं, वो अगर पता नहीं कितने % अगर नहीं भी होता तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और अब तो खैर सो मच सो के अब केस में कहा गया है कि चूंकि वो वजीर आजम बन गए हैं तो बनी गाला की जो गैर कानूनी तजावुजात है इनका मामला वो खुद देख लें। तो इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं चलता, इस तरह मामलात आगे नहीं जा सकते। ठीक है। और मैं समझ रही हूँ कि मीडिया आपका अगला निशाना है। अभी जो इलेक्शन से आज तक हुआ, जो सेंसरशिप की बात है वो एक हुआ, लेकिन अब जो है ये जो जमहूरी हुकूमत सो कॉल्ड आई है, इसने अब जो अगले रंग दिखाने हैं अपने, उसका बहुत सारे रंग अभी 10 दिन में आपने देख लिए हैं, मजीद आने वाले दिनों में आपको और नजर आएंगे। चल ठीक है। वो रमेश कुमार साहब वो कितने रंगीन थे वो रंग, वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हम जानना चाहते हैं, उस्मा बुखारी साहिबा ने एक और तरफ इशारा कर दिया, बहुत अहम पहलू की तरफ, और वो ये है कि आप पैमरा को खत्म कर दें, प्रेस काउंसिल का जिक्र किया जा रहा है साथ खत्म करने का, और एक इदारा बना दें जिसमें आप तमाम लोगों को रेगुलेट कर रहे हो। देखिए बीइंग मीडिया, और ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के लिए ट्रू नहीं है,
पूरी दुनिया के अंदर अगर आप मीडिया की फ्रीडम के हवाले से बात कर रहे हो तो मीडिया वाले कहते हैं कि जनाब आप हमें रेगुलेट मत करने की कोशिश करें, हम अपनी रेगुलेशन जो है वो खुद कर लेंगे। तो हम रेजिस्ट करते हैं क्योंकि ये पेशे के एतबार से या प्रोफेशन के एतबार से एक तंगी कह लें, एक जरूरत कह लें जो मौजूद है और पूरी दुनिया के अंदर ये एक्सरसाइज की जाती है और रेजिस्ट की जाती है। लेकिन अगर आप टाइटर कंट्रोल्स की तरफ जाएंगे मीडिया के, तो आपकी सोसाइटी का क्या हाल होगा ये आप बखूबी अंदाजा या तो लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा पा रहे हैं आप अभी, और बाद में आपको इसका एहसास होगा। फैजल, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान की जो पुरानी हिस्ट्री रही है और आज तक हमेशा जिसको जो चीज़ पावर मिलती है उसको वो मिसयूज़ किया जाता है, और कम से कम उन चीज़ों के ऊपर रेगुलेशन होती है या नहीं होती है, या ऐसे बोर्ड बन जाए या बॉडी बन जाए, होना ज़रूर चाहिए ट्यूआर्स, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कोई किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के हवाले से मतिउल्लाह जान ने जो बात की कि कोर्ट के अंदर जो जो जजमेंट आती है अगर उधर से ही वो ट्वीट होते जाते हैं, उधर से ही वो मैसेज चलते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में जो ऑब्जर्वेशन जजेस की आती है वो डिसीशन नहीं होती है, वो डायरेक्शन ज़रूर होते हैं, और उसको हम कहें कि भाई उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए। ये जब उज़्मा बुखारी ने जब जो बात की, मैं उस वक्त कहता था, मैंने तो उज़्मा को, मेरी बहन, मैंने कभी नहीं, मगर मैं उस वक्त कहता था कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कि कोर्ट से बाहर निकल के, मगर कोई रुकता नहीं था, कोई रुकता नहीं था। और हमारी, तो कह रही उस्मा बुखारी नहीं, हमारी मीडिया टीम भी नहीं रुकती थी, वो भी नहीं रुकता था। ये मैंने, खान साहब रोज आके कहते थे आज ये साबित हो गया, आज ये साबित हो गया, दोनों तरफ नहीं रुकते थे। देखिए दोनों वो हमने इब्तिदाई में जिक्र किया, दोनों तरफ नहीं रुकते थे, और मैं समझता हूं कि वो चीजें रुकनी चाहिए थी, क्योंकि जो पार्टी वहां पे होती थी वो पार्टी अगर आके बाहर अगर इस तरीके से, वो कह रही है कि हमने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी अदालत से कि ये काम, मेरे ख्याल में वो एंड की बात है, एंड की बात है, लास्ट में जब उन्होंने कहा, और मेरे ख्याल में हम काफी आगे निकल चुके थे जब शुरू में ये चीजें हुई। और मैं एक दो मरतबा इधर मीटिंग्स के अंदर, क्योंकि उज़्मा वहां पे थी, मीटिंग्स के अंदर भी ये मैंने बात की थी कि कम से कम हम गवर्नमेंट के अंदर, जैसे आज हम गवर्नमेंट में है ना, तो मैं आज कहता हूं, फवाद को भी मैं कहता हूं कि हमें सब्र और तहमुल के साथ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी और होती है, हमें टॉलरेंस दिखाना पड़ेगा, हमें कम से कम उस तरीके से चलना पड़ेगा कि हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कल हमसे कोई आपको पंजाब के तर्जुमान और वफाकी हुकूमत के तर्जुमान की बातों में वो तहम्मुल नजर नहीं आ रहा। देखिए, मेरे भाई हैं दोनों, मेरे फवाद भी मेरे भाई है, मेरे साथ पहले भी 2002 में रहा है, और फयाज तो अभी चलो नया है, मगर बात सिंपल में ये है कि आज जैसे हेलीकॉप्टर का इशू हुआ, मैं सिंपल में आपको बताऊं, हेलीकॉप्टर का इशू हुआ, हमें हमारा तरीकेकार ये, क्योंकि हमें इस्लाह, अगर मीडिया हमें इस्लाह की तरफ लेके जाता है तो हमें क्रिटिसिज्म को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि नए पाकिस्तान के लिए हम राइट डायरेक्शन के ऊपर चलें। अगर रॉन्ग डायरेक्शन अगर कहीं पे भी जाता है तो कम से कम हमें उसको वहां पे इस्लाह होना चाहिए। वो हमें उस चीजों के ऊपर हमें जज्बात ही नहीं, अगर हम सही है तो उसके लिए हमें एक पोलाइटली जवाब देना चाहिए कि हम इस तरह, और अगर आप गलत हो और सही होने का तासुर दे रहे हो, मैं समझता हूं, तो फिर तो तहम्मुल, बुर्दबारी, तो वो तो पीछे की बातें रह जाएंगी। हमें देखिए दिन ये हमें माहौल अपना खुद क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें आज मीडिया को अपना करने के लिए, लोगों के जज्बात को देखते हुए, अवाम ने जिस तरीके की हमें वोट दिए, वोटों के हवाले से, और मीडिया भी चाहता है कि अवाम के जो साथ, जी मैं आ रहा हूं उस्मा साहब, और यही खान साहब का विजन है। खान साहब भी जब खान साहब की विल है कि मैं अवाम के लिए डिलीवर करूं, मैंने अवाम के साथ जो वायदे किए हुए, तो मैं समझता हूं टीम का काम है कि उस टीम का भी काम है कि उस डिलीवरेंस के लिए, अवाम की उमंगों पे उतरने के लिए हमें क्रिटिसिज्म को वेलकम करना चाहिए। वो देखिए ना, वो कहते हैं ना, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वो जब आप इस लकीर के इस पार होते हैं तो आपको वहां पे कुछ और नजर आता है, जब आप उस पार चले जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, तो फिर आपको असल में समझ आती है कि मामलात हैं क्या। उस्मा बुखारी साहबा प्लीज शॉर्ट कमेंट, मैंने मुर्तजा सोलंकी साहब को इन्वॉल्व करना है। जी, मैंने सिर्फ इतना कहना है कि ये सब बातें जो रवेश साहब कर रहे हैं, करना चाहिए, होना चाहिए, ये अब हम नहीं सुनेंगे, अब आपको करना है। उस्मा, ये मैं मियां साहब को भी कहता था, ये मैं मरियम को भी कहता था। आप बहुत अच्छे हैं, आप हर एक को कहते हैं, आपकी बात सुनता कोई नहीं। और मैं यहाँ पे भी कहता हूँ, देखो आज मैं यहाँ पे भी कहता हूँ, बात तो पूरी कर देते ना। जी बात मुकम्मल कर लीजिए। मेरी गुजारिश ये है कि जो पीटीआई जो कहती रही है ना, अब उसको वो फेस करना है, जो बोया है वो अब काटना है। आप हमेशा कहते रहे
के वजीरे इतलात और इतलात का महकमा जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, फलाना होता है, उसको होना ही नहीं चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल होता है। और आज जब खुद आपके पास ये मौका आया कि इतलात का महकमा खत्म होना चाहिए, आपने उसको खत्म नहीं किया। आपने उसके ऊपर बल्कि एक साहब ला के बिठा दिए हैं जो अभी भी जो है वो पीटीआई के तर्जुमान ज्यादा है और हुकूमत का उनका मुझे लगता नहीं कि उनसे को लेना देना है, या उन्होंने कोई एक सेंसिबल बात इन 10-12 दिनों में की हो। आप कैबिनेट में बैठते हैं, पहले दिन आप बैठते हैं कि इनके ऊपर जो है वो ये बता दें वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे कितने थे, दूसरे दिन आप बैठते हैं आप ईसीएल के अंदर नाम डाल देते हैं, तीसरे दिन आप बैठते हैं आप कहते हैं आप निकल ही नहीं रहे हैं इन मामलात से। आपने जो 50 लाख घर देने हैं ना, और जो आपने नौकरियां देनी है, अपने कान पकड़ के आपसे लेनी है, ये हमने कान पकड़ के आपसे लेनी है, ये आपको भागने नहीं देना। ये आप देखिए एक राइट चेक के ऊपर एक बिल है कि 100 डेज के अंदर में ये काम वेलकम करना चाहिए, डिस्कशन वो काम करना चाहते हैं। वापस लाना चाह रहा हूँ मैं। नहीं आप पंजाब की बात उस्मा साहिबा, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक जी, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो डिस्कशन को भी जरा सियासी से लेके जरा सहाफत की, क्योंकि पाबंदी के हवाले से बात हो रही है और सहाफत करनी कैसे उस हवाले से बात हो रही है। इंपॉर्टेंट बात है, तमाम मीडिया चैनल्स के लिए, तमाम सहाफियों के लिए बात है। करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इससे पहले कि मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब को इन्वॉल्व करूं, मैं आज जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट सामने आया है उसके एक पैरा आपकी नज़र करना चाहता हूं। और ये अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की शो कॉज नोटिस का हवाला देते हुए इन्होंने कहा है, फर्दर मोर इन लाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो कि एक सुओ मोटो केस के अंदर दी गई हैं, पेमरा ने इशू किया है एडवाइस इशू कर दी है तमाम न्यूज़ चैनल्स को करंट अफेयर्स के हवाले से, करंट अफेयर्स प्रोग्राम के हवाले से, कि आप जो हैं वो किसी भी प्रोग्राम को किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मामले को, सबजुडिस मामले को वो ज़ेर बहस नहीं लेकर आएंगे। नॉनदलेस डिस्कशन ऑन सबजुडिस मैटर्स नॉट ओनली अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बट इज ऑल्सो इन शेयर वायलेशन ऑफ पेमरा लॉज। सोलंकी साहब, मैं चाहता हूं कि आप जरा इस डिस्कशन जो अभी तक हुई है उसको तमाम को जरा उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। एक जो हुकूमत करना चाह रही है, नया इदारा बना के रेगुलेट करना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तमाम लोगों को, अब पेमरा ने नोटिस इशू कर दिया और कहा जा रहा है कि अब आप प्रोसीडिंग्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही होंगी आप जेरे बहस लेकर ही नहीं आएंगे। और अब उनको सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद ये भी एहसास हो गया कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पेमरा लॉज की वायलेशन भी है। देखिए, अब एक अदालत उज़्मा का एक हुक्मनामा आ गया जी, और पेमरा का भी एक हुक्मनामा आ गया, तो उस पर अमल दरामद तो होगा, उस पर अमल दरामद से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये एक मुतनाज़ा हुक्म ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे उज़्मा बुखारी को, कि अब तक जो कुछ होता रहा है उसमें इसकी पासदारी नहीं की गई। ये अदालत उज़्मा को उस वक्त चाहिए था, और हम लोगों ने उस वक्त भी ये बात की थी कि इसका ज़ाब्ता अखलाक आप बना लें। दुनिया के अंदर कई ऐसे मुकदमात होते हैं जिसमें कोर्ट्स जो हैं वो गैग ऑर्डर्स जो है वो जारी कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पिछले कुछ सालों के साथ जो होता रहा है वो तो एक अजीब तमाशा था ना, कि एक अदालत के कमरे में थी, एक उसके बाहर लगी हुई थी, और एक शाम को 5 बजे 6 बजे से शुरू होती थी जो कि रात के 11 बजे तक चलती रही है। जो कुछ होता रहा है केस की निटी ग्रिटी से लेके उसके जो एविडेंस है, उसके जो कानूनी पहलू हैं, कौन ये केस जीतेगा कौन हारेगा, इसका तकरीबन हर रोज फैसला होता रहा है जी। तो ये जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी बहरहाल किस पे होगी, उसका जवाब लोग जानना चाहेंगे, और जो लोग मुतासिर हुए हैं इस अमल से वो भी इस पर बोलेंगे, और उसका जवाब जो है वो लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि या तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं किसी केस में उससे भी प्रोग्राम होते रहे हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस आज भी रिपोर्ट हो रही हैं मुख्तलिफ अदालतों के हवाले से, तो उस पर क्या करेंगे उसके बारे में भी पॉलिसी आपको उसकी वजाहत करनी होगी। क्योंकि अच्छा, आप ये वजाहत प्लीज कर दीजिए।
आपका नुक्ता एतराज क्या है अदालत की ऑब्जर्वेशंस की रिपोर्टिंग के हवाले से? तो वो होती रहे, उसमें हर्ज क्या है? एक आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी होगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप आसिफ जरदारी के केस में एक और उसूल बनाएंगे, आप नवाज शरीफ के लिए दूसरा बनाएंगे, आप इमरान खान के लिए तीसरा बनाएंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो यकीनन उस पर एतराज़ होगा, उस पर तनकीद होगी, जो हो भी रही है और शायद आइंदा भी होगी। तो मैं समझता हूं कि एक अगर कोई इस तरह का ज़ाब्ता अखलाक है तो उस पर अदालत खुद भी अमल करे, लोगों को भी अमल करवाए, पैमरा भी कराए, लेकिन फिर वो अक्रॉस द बोर्ड हो। उसमें आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि फलां के केस में करेंगे और फलां के केस में नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नहीं करेंगे, इधर करेंगे। तो ये जो तरीका है इस पर एतराज़ होगा। दूसरा, जो मीडिया के रेगुलेशन के हवाले से जो आज हमें नवीद सुनाई गई है, तो ब्रॉडकास्ट मीडिया के हवाले से यानी रेडियो और टेलीविज़न के हवाले से तो दुनिया में हैं चीज़ें, अफगान भी है और अमेरिका में भी है, तो वो चीज़ें चलती हैं। प्रिंट का जो मामला है वो ज़रा मुख्तलिफ है, उसके डेडलाइंस मुख्तलिफ हैं, उसको एडवाइस करना वो ज़रा निस्बतन आसान है। वहाँ पर जो एडिटोरियल जो फिल्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर गलती का एहतमाल जो है वो बहुत कम होता है। तो मैं नहीं समझता कि आप जो है वो तमाम चीज़ों को मिला दें, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को तो आप किसी इस तरह के मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी में नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी सरहद में कैद नहीं है। क्योंकि और वो तगड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन। तगड़ा भी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि अनोनिमसली हैं। वो इस वक्त जो टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं वीपीएन की, सरकमवेंशन टेक्नोलॉजीज, उसमें आप यहाँ बैठकर अपने आप को हॉलैंड की आईपी एड्रेस से आप जो है वो कोई ट्वीट कर सकते हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे? तो उसको इसके साथ नथी करना मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंदी है। और ख़ुद जो पैमरा के लॉज हैं उनको भी बेहतर होना चाहिए, और जो उसकी जो रेगुलेशन है उसमें जहाँ ये बात हो रही है कि जी वो सरकार की मुदाखलत कम नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप उस तरह के बोर्ड्स भी उसी तरह के बनाएं, और फिर किसी रियासती इदारे की वहाँ पर फिर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हुकूमत वक्त की बात नहीं है। ये जो दूसरा नुक्ता मेरे पीटीआई की हुकूमत के हवाले से बात की हमने कि वो चाहते हैं कि एक इदारा हो जो रेगुलेट कर रहा हो तमाम चीज़ों को। पैमरा ख़त्म कर दें, वो कह रहे हैं कि प्रेस काउंसिल, इसके ऊपर भी मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। मैंने आपसे यही कहा कि जो प्रेस का जो मामला है वो ज़रा मुख्तलिफ है। आप ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए एक चीज़ मौजूद है, उसमें खामियां ज़रूर हैं। उसमें आपने देखा कि जी वो धरने के दिनों में, फैज़ाबाद धरने के दिनों में हुकूमत ने जो है वो एक ही स्ट्रोक के साथ सारे चैनल उठाकर बंद कर दिए, और 60 और 70 के ज़माने में पीटीवी पे हम वापस चले गए। इस तरह के जो अख्तियारात हैं वो नहीं होने चाहिए। हुकूमत वक्त के भी और किसी और रियासती इदारे को भी जो मीडिया है उसको कर्ब करने की इस तरह से इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल जरूर होना चाहिए। सोलंकी साहब ने इसी बात को आगे बढ़ाऊं। बात सिंपल में ये कि रिफॉर्म जो है ना वो हर जगह पे ज़रूरी है। हमारी लास्ट गवर्नमेंट, अगर हमारे केसेस कोर्ट के अंदर थे, डिले होते थे, तो उनको कैसे रिफॉर्म करना था उसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दिया। अगर मीडिया की ये थी तो पैमरा हमारे पास था, तो कम से कम हम उनको मीडिया के ऊपर ज्यादा तवज्जो आ गई ना। आप रिफॉर्म्स अगर डिले के हवाले से बात करें तो कल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आपने बहुत बड़े फैसले किए हैं। अपने पार्टी मंशूर में आपने तो अपने पार्टी मंशूर में लिख दिया है कि रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी को सरकार से निकाल के बीबीसी के लाइन पे जो बोर्ड्स हैं उसको बनाए जाएंगे। तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं समझता हूं ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें रिफॉर्म लेके आना है आज पीटीआई वो लेकिन नजर नहीं आ रही ना, वो आपकी बातों से झलक रही है, लेकिन आपकी पॉलिसी अगर नहीं होती, हुकूमत की पॉलिसी, मैं ज्ञान 10 दिन के अंदर अगर ट्रैक के ऊपर चढ़ गए, 10 दिन के अंदर सारी चीजें बनेंगी नहीं, मगर कम से कम आदमी उस ट्रैक के ऊपर जा रहा है, तो आपको उन चीजों को एप्रिशिएट 10 दिन के अंदर मीडिया के ऊपर तो बात हो गई। नहीं, सिर्फ मीडिया नहीं, आप देखेंगे 3 मरतबा कैबिनेट की मीटिंग होती है। तो आप जो केसेस के डिले के हवाले से बात कर रहे थे, बनाए ना पॉलिसीज उसके ऊपर। मुझे बताएं क्या कैबिनेट ने उसके हवाले से किया, मुझे बताएं कि डिस्कस के बाद साउथ पंजाब भी डिस्कस होता है, फाटा भी डिस्कस होता है, ये पैमरा, ये चीजें इस तरीके से ट्रैक के ऊपर, अगर राइट ट्रैक के
के ऊपर नहीं हो, ट्रैक से हम हटे हुए हो, आप उन चीजों को बिल्कुल क्रिटिसाइज करें। ठीक है, मगर जब तक आप तो हेलीकॉप्टर पे चढ़े हुए हैं, ट्रैक का तो मामला ही नहीं रहा आपका। पहले काबीना के इजलास में बाकी रिफॉर्म्स छोड़ के कहते कि अच्छा जरा नवाज शरीफ को तो ईसीएल पे डालो, वो पहले इस मुल्क में है। ठीक है, ध्यानचंद साहब, क्या आपके केस के अंदर हम वो सेंसिटिविटी जानना चाहते हैं? हम अदालत के अंदर मामला डिस्कस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के केस के अंदर जो सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं उसका तो हमें जिक्र कर दे। पाबंदियां लग गई हैं उसकी वजह से, रेगुलेशंस आ गई हैं उसकी वजह से, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ गए हैं उसकी वजह से। क्या आपने एफिडेविट दिया जो मुस्तरद हो गया और नया जो है एफिडेविट अब आप दे रहे हैं उसके ऊपर वो समझा दीजिए ताकि हमें समझने में आसानी हो कि ये अहकामात जो आए हैं या रेगुलेशंस जो इंपोज हो रही हैं उसका पस मंजर क्या है? देखिए, मैंने तो पहली बात यह है कि पूरा प्रोग्राम देखा नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें, लेकिन इन जनरल ये है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ऑन ओथ स्टेटमेंट दे दी है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उस पर ये तबसरे कर, हाँ, यहाँ तक तो हो सकता है कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके ये कहना चाहिए कि अब उनके तरफ से कोई नहीं है। अगर किसी के पास सबूत आता है तो बाकी बातें बाद में शुरू होनी चाहिए। अगर किसी के पास सबूत नहीं है तो उस स्टेटमेंट को भी सच्चा ही मानना चाहिए। और जब आप उसके बाकी जो नेगेटिव पहलू है उस पर डिस्कस करते हैं, वो एक पार्टी का लीडर है, वो उसके पार्टी को लीड करते हैं तो उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। आप देखें 2008 से आज तक या उससे पहले भी हम किसी ना किसी तरह से उसमें रहे हैं और ये किसी केस में आप बरी भी हो जाते हैं। है आपको आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस की रिपोर्टिंग के हवाले से कायरा साहब ने और चौधरी मंजूर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दाग दी इसके ऊपर। उन्हें उनका मीडिया से एतमादी उठ गया जिस किस्म की रिपोर्टिंग हुई। आज जो है वो पेमरा की तरफ से पाबंदियां आ गई। तो दूसरी बात आपके लीडर के हवाले से जो केसेस हैं उसमें ज्यादा सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। नहीं, सेंसिटिविटी कोई इन्वॉल्व नहीं है, हम ज्यादा टारगेट बने हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई ऐसा नोटिस आता है तो कभी ये देखो कोर्ट ने भी इसका नोटिस ले लिया है, क्योंकि वो प्रोग्राम में नहीं देखा, मैं जनरल बात करूंगा। फिर ये है कि कुछ चैनल्स इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा कि कोई किसी के फेवरेट हैं, कोई किसी के मुखालिफ हैं, इस किस्म के एंकर पर्सन के लिए भी पूरी दुनिया में होता है जी, पाकिस्तान के दुनिया में तो होता है, लेकिन उसमें तनकीद भी होती है। तो हम वही कर रहे हैं कि ये अगर चीजें क्रेडिबिलिटी पैदा हो जाए तो उससे फर्क पड़ता है। बाकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का ताल्लुक है या जो ये कहते हैं कि प्रेस काउंसिल बनाएंगे या वो करेंगे, यकीनन मीडिया पे इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पैमरा पहले ही बना हुआ है जो बड़ी डिस्कशंस के बाद आया है। अगर उसमें कोई खामियां हैं तो उसको रिविजिट किया जा सकता है। बाकी अगर किसी भी तरह से कंट्रोल्ड सुप्रीम कोर्ट के मैं एक वजाहत करना चाहता, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज रेगुलेशंस के हवाले से बात की है या कहा है कि सब जुडिस मैटर को आप जेरे बहस ना लेकर आए, मेरा ख्याल है पेमरा को थोड़ी सी उसके ऊपर वजाहत करनी चाहिए थी कि जब आप किसी सब जुडिस केस को जेरे बहस लेकर आते हैं उसका मतलब क्या होता है। क्या आप उसके अंदर एविडेंस को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उसके अंदर किसी के आर्गुमेंट को बढ़ा चढ़ा के उससे ज्यादा कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं? वहां तक तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर आपको ऐसा नहीं करना, लेकिन जहां पर तशरीह का मामला है, जहां पर हकायक का मामला है, वो तो आप बात कर सकते हैं, उसके ऊपर तो पाबंदी नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल आपसे इस बात तक तो एग्री करता हूं, लेकिन जब डिस्कशन शुरू होती है तो उसमें क्या होता है कि उसके नेगेटिव पॉजिटिव पहलू जो है दोनों डिस्कस होने चाहिए। एक ऑन ओथ एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं कि भाई मेरे कोई भी बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है आज की तारीख में। तो उस पे सब लोगों को ये मानना चाहिए कि उसने कहा है, सही कहा है। और अगर वो गलत है तो कोई उसको सबूत लेके आए। तो आप जब इसका आप कहते हैं उसके बाकी जो नेगेटिव साइड्स होते हैं उसके लाइफ पे, उसके बाकी इश्यूज पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो इश्यूज होना शुरू होते हैं। फिर अगर कोर्ट का जहां तक है तो कोर्ट्स के भी जिस अंदाज में, मैं जाती तौर पे कहूँगा कि जिस अंदाज में हमारी डिस्कशंस होती हैं वो कहीं कहीं कुछ लिमिट्स से आगे भी चले जाते हैं। जैसे ये नहीं है कि सिर्फ एंकर पर्सन्स, हम जो इधर इस साइड पे बैठे होते हैं वो भी कमेंट्स करते करते पार्टीज के हवाले से भी
अपनी लिमिट से आगे चले जाते हैं, जिसका एक तासुर बनता है। आप एक ट्रेंड सेट करते हैं, अगर किसी के खिलाफ करप्शन का ट्रेंड आप सेट कर रहे हैं, किसी के खिलाफ वो आज़ाद हो जाता है। हम कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी पे कितने केसेस बने ये हुए, उनको इन कोर्टों ने आज़ाद किया है। आज तक आप अगर उस बात को नहीं मानते हैं तो या तो कोर्ट्स गलत हैं या जरदारी साहब गलत हैं। इसका तो फैसला तो यकीनन कोर्ट्स के पीछे जाना पड़ेगा। फैसला बिल्कुल नहीं करेंगे इस प्रोग्राम में कि कौन गलत है, जरदारी साहब गलत है कि कोर्ट्स गलत है। जी मतीउल्लाह जान साहब, कुछ बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आसिफ जरदारी ने जो हलफनामा दिया, जो मैंने पढ़ा कि आज की तारीख में उनकी कोई बैर जायदाद या अकाउंट नहीं है, वो दुरुस्त है, गलत नहीं है, और कोर्ट ने मुस्तरद नहीं किया। कोर्ट ने सिर्फ इजाफी इंफॉर्मेशन मांगी है कि आज की तारीख की ठीक है, पिछले 10 साल की बता दें, दैट्स इट, कोई मुस्तरद नहीं किया। अरशद शरीफ ने भी जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो गलत नहीं है। अरशद शरीफ ने पहले हलफनामा दिखाया, आज की तारीख में कुछ नहीं है बाहर के मुल्क में, वो भी दुरुस्त है। फिर अरशद शरीफ ने जो नॉमिनेशन पेपर्स दिखाए जो जुलाई में आसिफ जरदारी ने MNA बनने के लिए, वो भी हकायक है। उसमें एक बाहर का एक प्लॉट है UAE का, कोई 9 करोड़ के कोई उसकी मालिया, वो भी ठीक है। तो अब इस अरसे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये आपने एक डॉक्यूमेंट पेश किया है, उस पर कोई असरअंदाज नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में गलत फहमी है, कोई केस प्रेजुडिस नहीं हो रहा, और कानून के अंदर सब्जुडिस मैटर डिस्कस करने पे पाबंदी नहीं है। उन चीजों को डिस्कस करने पे पाबंदी है जिससे केस प्रेजुडिस हो। एक मैटर सब्जुडिस पे अगर आप पाबंदी लगा देंगे, फैसल मुझे आप ये बताएं, अगर सब्जुडिस पे आप पाबंदी लगा देंगे, 30 लाख मुकदमे 22 करोड़ की आबादी में पिछले 30 साल के दौरान पेंडिंग है, तो सारे 22 करोड़ की आवाम मुंह बंद करके बैठ गए क्योंकि सब्जुडिस है सारे मैटर। ऐसे नहीं हो सकता। और दूसरी बात, एक ट्रेंड चल पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट अब बराह रास्त जो है मीडिया कंटेंट के ऊपर एक्शन लेना शुरू हो गई है, जो मेरे ख्याल में कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के लिए। और अगर अब नई अथॉरिटी बन रही है तो मुझे बताएं, जो पैमरा है, जो PTA है, जो प्रेस काउंसिल है, इन अथॉरिटीज के होते हुए जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, अब इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं तो मुझे ये अथॉरिटी का अगर बनेगी तो बेहतरी के लिए नहीं, बेहतरी क्या होगा? अगर अथॉरिटी का हाल ये हो कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहे तो उसको याद आ जाए कि मेरे भी कवानीन मौजूद हैं, फलां सेक्शन मौजूद है, फलां क्लॉज मौजूद है। सब्जुडिस मैटर पे पाबंदी नहीं है। कानून आपको उन चीजों को, जो विटनेसेस को असरअंदाज हो, जो एविडेंस को आप गलत पेश करें, किसी एक फरीक के खिलाफ विटनेसेस को बहकाएं, अदालत पे असरअंदाज हो, ये सब्जुडिस मैटर पे पाबंदी नहीं हो सकती है। ठीक है। वरना जैसे मैंने कहा 30 लाख मुकदमे पेंडिंग है, मुंह बंद करके बैठ जाए हम लोग। और जो मर्जस जजेस जो रिमार्क्स देते रहे हैं नवाज शरीफ के, इससे तो नहीं आपको अदालत ने रोका ना कि आप जो मामला पेंडिंग है, अदालत ने ये भी आप प्रोसीड ना करें। एक दिन अदालत ने ये भी कहा था कि आप प्रोसीडिंग रिपोर्ट करें, हम सारा दिन उधर तफरीह के लिए तो नहीं जाते। उस्मा बुखारी साहब हैं जी हमारे साथ। मैं समझता हूं उस्मा साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? इन्होंने जो कहा कि पैमरा से बाहर निकल जाए, चेक कर लीजिए जरा। उस्मा बुखारी साहब सुन पा रही हैं मुझे? अगर कोई एतराज था सुप्रीम कोर्ट को किसी पे, तो वो पैमरा को लिख लेते, क्योंकि रेगुलेट उसको करना है, उसके रूल्स के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकती है। हर इशू पे नोटिस लेना ये भी अच्छी रवायत नहीं है। इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक चिलिंग इफेक्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और इस तरह के ऑर्डर्स के बाद पैमरा जैसी अथॉरिटी शोकाज किस लिए जारी किया जब सुप्रीम कोर्ट ने इतने सख्त ऑर्डर्स? उस्मा बुखारी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुना दें आप। मेरा नहीं ख्याल जी, हमें उनकी आवाज नहीं आ रही, कम से कम जरा दोबारा मिला लीजिए। मैं एक अहम नुक्ता है जी, मैं उसके ऊपर चाहूंगा कि आप ब्रीफली उसके ऊपर टच कीजिएगा। वो नुक्ता ये है, मैं मतीउल्लाह जान साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं कि आप अगर मीडिया के हवाले से ये कहें कि जैसे आप कह रहे हैं कि सब्जुडिस मैटर्स के ऊपर इस तरह की तंगी नहीं है, इस तरह की है, तो ये इन कंसल्टेशन नहीं होना चाहिए प्रेस के साथ? आप उनके साथ मिलके बैठें, आप उनके साथ कार्व आउट करें उसके ऊपर नुकात, और फिर आप जो है ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करके सारों से बात करके आप कहें कि ये नहीं कर सकते, आप इस तरह कर सकते हैं। 70 साल हो गए इस मुल्क में, ये कोई पहली दफा अदालतें नहीं लगी, कोई पहली दफा कोई 70 साल में कोई बड़े केसेस नहीं आ रहे, पहले भी रिपोर्टिंग होती रही है, अब भी हो रही है। कानून मौजूद है, उस कानून को समझने की जरूरत है। पैमरा के नालायक अफसर बैठे हुए, अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, इसमें अदालतों का कोई कसूर नहीं है, मीडिया का कोई कसूर नहीं है। पैमरा के लोग खड़े नहीं होते अपनी टांग पे। और सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? अब छोटे छोटे मामला जो हैं, आम करप्शन केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, जिससे मीडिया अटेंशन बढ़ जाती है, और फिर मीडिया रिपोर्टिंग करता है, और फिर कहते हैं जी केसेस क्यों डिस्कस। भाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों इतने आम केसेस को, सियासी केसेस को सुना जाता है? क्यों एक केस जो है अगर मनी लॉन्ड्रिंग का FIA उसको प्रोसीड कर रही है, चालान पेश हो गए, अगर आसिफ अली जरदारी साहब के केस के अंदर
FIA को अकाउंट्स मिल जाते हैं, FIA को मजीद अकाउंट्स मिल जाते हैं, FIA को मनी ट्रेल मिल जाती है, बाहर 2 फॉरेन कंपनीज मिल जाती हैं, मिल जाती हैं, और मीडिया रिपोर्ट करता है मुर्तजा सोलंकी साहब के आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ अहम शवाहिद मिल गए जो कि अदालत में पेश कर दिए गए। तो मुझे बताइए ये इट टेंटामाउंट्स टू, और ये रिपोर्ट हो रहा है, इट टेंटामाउंट्स टू डिस्कशन। जो ज्यादातर FIA के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सोर्सेज के हवाले से मिलते हैं, ज़ाहिर है मीडिया को कोई चीज मिलेगी तो वो तो रिपोर्ट करेंगे। तो और अगर मैं सुन रहा हूं और मुझे ये पता चल रहा है कि बड़े खौफनाक और ताकतवर और तगड़े शवाहिद आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ मिल गए हैं, तो क्या मैं उससे मैं तो कहता हूं ये अभी जो चीफ जस्टिस जो बात कर रहे हैं ना कि कभी भी FIA हो चाहे नैब हो, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही हो हमेशा इन्वेस्टिगेशन टॉप सीक्रेट रखी जाती है। और उसके बाद ट्रायल कोर्ट को लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की चीजों का मीडिया के नोटिस नहीं लेना चाहिए। एविडेंस ट्रायल कोर्ट में पेश होना है, और ये सब्जुडिस और प्रेजुडिस जो भी हो रहा है वो ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई मुद्दई कंप्लेंट करे तो सो मोटो प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ट्रायल नहीं कर रही, उसको इस तरह के मीडिया डिस्कशन का नोटिस नहीं लेना चाहिए। नहीं, तो अगर आप उसके अंदर कह रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट मुस्तरद कर दिया, वो डॉक्यूमेंट बुलवा दिया, ये डॉक्यूमेंट सच्चा है या वो डॉक्यूमेंट सच्चा है, तो फिर ये कौन डिसाइड करे? ये मिस्टेक है, लेकिन कोई प्रेजुडिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। नहीं वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसको देख रहा है, ट्रायल कोर्ट एक मैं चाहूंगा कि आप बात ये है कि अगर आपके पास कोई दस्तावेजात आ गई हैं, रिपोर्टर के हाथ लग गई हैं, तो उनको रिपोर्ट ना करना ये तो कोई बात नहीं बनेगी, वो तो आपको रिपोर्ट करना होगा। अलबत्ता पूरा जो केस है उसके बारे में कोई मीडिया ट्रायल करना और किसी को मुजरिम करार दे देना या किसी को मासूम करार दे देना, उससे मेरे ख्याल में हमें बचना चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम ये अदालत लगाना नहीं है। हमारा काम बहुत फेयर बैलेंस तमाम जो नुक्ता नजर है। गेस्ट आपके वकील हो, 3 बड़े बड़े वकील बैठे हो, उनको भी नोटिस दें। मैं एक केस का जिक्र करना चाहता हूं यहाँ पे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, एक बड़ा बेंच केस सुन रहा था जिसमें पार्लियामान के इख्तियारात के हवाले से बात चल रही थी। गालिबन जजेस साहब की अपॉइंटमेंट के मामला तय हो रहे थे, सुने जा रहे थे उस वक्त। तो जवाद ख्वाजा साहब ने जिक्र उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए किया कि पार्लियामान ये अगर कर रही है तो क्या ये पार्लियामान के इख्तियारात के अंदर आता है, और उन्होंने 2-3 चीजें अपनी सपोर्ट के अंदर अपने आर्गुमेंट की गिनवा दी। मैंने वो रिपोर्ट कर दिया। अगले दिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा कि जी आपने तो ये ट्रिब्यून में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मैं लिख रहा था, तो आपने ये रिपोर्ट किया है, बड़ा जबरदस्त आपने तो ये रिपोर्ट कर दिया। और मैंने क्या रिपोर्ट किया था कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान को ये काम करने का इख्तियार नहीं है, और उन्होंने ये उसके अपने आर्गुमेंट के हक के अंदर दलाइल दिए। तो अब जिस इदारे ने जिस वक्त आप कैसे डिटरमिन करेंगे जिसको मूव करना था वो किया, मगर अब वक्त खत्म हो गया है, अब वक्त चेंज हो चुका है। अब कानून की रूह के मुताबिक, कानून की रूह के मुताबिक इंप्लीमेंटेशन चाहिए। उसके लिए चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे मीडिया हो, होना चाहिए। नहीं करो या तो PTI की नुमाइंदगी नहीं करो, नहीं वो चाहिए होना नहीं। ये होगा। मैं समझता हूं ये बात कौन सी है, ये होना चाहिए। फवाद गलत मैं प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, डॉक्टर रमेश कमार साहब, मुर्तजा सोलंकी साहब, उस्मा बुखारी साहिबा और मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, ये मामलात जो हैं मेरा ख्याल है कि इनके अंदर कुछ वजाहत हो जानी चाहिए, क्या चीज़ें रिपोर्ट हों और किस तरह रिपोर्ट हों, क्योंकि जो मुकदमे के फरीकैन होते हैं वो बाहर कैमरों के ऊपर आके बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वर्डिक्ट से पहले अदालत के कि ये हमने केस जीत लिया, दूसरी साइड कहती है ये हमने केस जीत लिया। पैमरा को अगर अपने इख्तियारात का नहीं पता, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर मूव होती है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है। और अगर आप कुछ नए रूल्स वज़ा करना चाहते हैं या मीडिया में इस्लाह करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मीडिया वालों को जरा आप इन्वॉल्व कर लें और बैठ के बातचीत कर लें, ताकि मीडिया वालों को भी पता हो आप क्या कह रहे हैं, आपको भी पता हो आप क्या कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।